गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत ये टेस्ट मैच हार गया है। पहले इनिंग में 6 विकेट हमने खोए, सिर्फ आई थिंक 27 या 28 रन पर। सेकेंड इनिंग में हम हम्म। लोग 5 या 6 विकेट खोए, सिर्फ 31 या 34 रन पर। कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है, नंबर 6 से लेकर नंबर 11 तक, वो उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। हमारे लोअर ऑर्डर हम्म। बैटर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, साझेदारियां हो नहीं पा रही हैं, और अचानक जो है वो टीम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। एक नया कप्तान आपने जी। चुना है, उसको तो आपको फ्रीडम देना होगा ना अपनी टीम पिक करने के लिए। जी। तभी तो वो आगे टीम को लेकर जाएगा। ये कोच का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, कई बार हम लोग कोच के इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, पर अंत में हम्म। ये जो टीम है, शुभमन गिल की टीम है। लीड्स टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय फैंस और भारतीय जो तमाम क्रिकेट जानकार हैं उनके जहन में एक गाना तो जरूर आ रहा होगा कि देखते देखते ये क्या हो गया। क्योंकि आखिरी दिन 350 रन बनाने थे और किसी भी टेस्ट मैच में किसी भी परिस्थिति में ये बहुत आसान बात नहीं होती, लेकिन लीड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने मानो चमत्कार सा कर दिया और भारतीय जो रणनीति थी वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। 11 मैचों में 8 टेस्ट मैच अभी भारतीय टीम हार चुकी है, यानी कुल मिलाकर टेस्ट मैच में गिरता ग्राफ एक बड़ी समस्या है और एक बड़ा परेशानी का सबब है और बड़ा सवाल भी है कि आखिर लगातार भारतीय टीम टेस्ट मैचेस क्यों हार रही है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय सबा करीम जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर सिलेक्टर, और उनसे हम बातचीत करेंगे। सबा भाई, लंदन में तो धूप निकल रही है, कभी धूप छाव का खेल भी हम देखते रहते हैं लगातार। आप भी कितनी बार यूके आए और आपके साथ भी कई शानदार यादें हैं हम लोग के जहन में। लेकिन ये यादें कुछ बहुत कड़वी रही। जब ये लीड से लंदन आ रहा था बस से, तो बार बार जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि क्या से क्या हो गया। देखते देखते चौथे दिन हम सब बड़े खुश थे, पांचवें दिन क्या लग रहा है आपको, क्या कमी रह गई, कहाँ पर हार गई भारतीय टीम? देखिए राजीव, 350 रन बहुत कठिन होता है फिफ्थ डे के जी। विकेट पे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पास उस तरह के बॉलर्स हैं जो 10 विकेट ले सकते हैं। जी। रविंद्र जडेजा थे आपके पास, जसप्रीत बुमराह थे आपके पास। पर ये देखिए कितना ही शानदार ये अप्रोच रहा इंग्लैंड का, कि कभी ऐसा लगा नहीं कि इंग्लैंड इस रन चेस से बाहर है। हो सकता है बीच में 2 विकेट जो गिर गए थे पहले, वो जैक क्रॉली और ओली पोप का विकेट गिरा था। उसके बाद फिर शार्दुल ठाकुर ने वो 2 विकेट ले लिया था। तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिया थोड़ा फाइट कर ले। पर ओवरऑल अगर जी। हम मैच को देखेंगे ना, या फिर लास्ट डे के मैच को देखेंगे राजीव, तो ऐसा लगा नहीं कि कभी भी इंग्लैंड इस रन चेस से बाहर हो गया हो। और ये हम्म। दर्शाता है कि उनके अंदर जो विश्वास है ना, वो फोर्थ इनिंग में रन चेस करने का, वो भरपूर है। और आने हम्म। वाले टेस्ट मैचेस में भी भारत को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ कई सारी, चलिए गलतियां तो हम लोग बात कर सकते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत यहाँ पे पहुंचा। पर जब हम लोग कमेंट्री भी कर रहे थे तो हम लोग को सब यही लग रहा था कि 375, 370, 375 काफी ठीक रहेगा इंग्लैंड को हराने के लिए फिफ्थ डे। जी। पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने जसप्रीत बुमराह को विशेष करके विफल कर दिया, हम्म। वहां से मुझे लगता है कि मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट कर गया इंग्लैंड टीम का जी। राजीव, और ये बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर भारत के लिए। यहाँ पर फैंस का भी विश्वास टूटा है सब भाई, क्योंकि लगातार टेस्ट मैचेस हमारे 11 मैच जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, 11 में से 8 टेस्ट मैच हम हार गए। क्या रीजन आप देख हम्म। रहे हैं? इतना तेजी से ग्राफ तो कभी नहीं गिरा। आप भी सिलेक्टर हैं, 11 मैचों में 8 मैच हार जाना, ये अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। क्यों नहीं सिलेक्टर जाग पा रहे हैं, क्यों नहीं टीम मैनेजमेंट के लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है राजीव की एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि टीम में कई सारे हम्म। परिवर्तन हो रहे हैं। अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ वहां पर तो चलिए अलग बात है कि हम लोगों ने बहुत ही सब स्टैंडर्ड विकेट्स बनाई थी, उस तरह के विकेट बनाने की हम्म। आवश्यकता थी नहीं। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, एक स्ट्रांग टीम के सामने हमने मुकाबला जरूर किया, पहला टेस्ट मैच हम जीते। वहां से फिर वो हार हम्म। का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये जो नई WTC साइकिल जो शुरू हुई है भारत के लिए टेस्ट मैचेस के साथ, इसमें आपके दो दो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो है नहीं। चलिए वो तो, वो किस हर हर टीम के साथ ये हम परिवर्तन देखते हैं, और ये भारत के साथ भी हो रहा है। हम्म। तो उसको भारत ने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए कई सारे नए चेहरे हम देख रहे हैं। पर अंत में मुझे ये भी लगता है ना राजीव, के प्लेयर्स को भी तो परफॉर्म करना होगा। अब अगर हम लोग बारीकी से हम्म। इस टेस्ट मैच को एनालाइज करेंगे तो गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत ये टेस्ट मैच हार गया है। और ये पहली बार नहीं है। पहले इनिंग में 6 विकेट हमने खोए, सिर्फ
आई थिंक 27 या 28 रन पर। सेकेंड इनिंग में हम हम्म। लोग 5 या 6 विकेट खोए सिर्फ 31 या 34 रन पर। और मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट देखा था राजीव के सेना कंट्रीज में ना 6 से लेकर 11 तक का जो हमारा बैटिंग का जो टोटल रन जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो हम्म। मुश्किल से 15 या 20% रहा है ओवरऑल हमारे स्कोर से। तो ये दिखला रहा है हम्म। कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है, नंबर 6 से लेकर नंबर 11 तक, वो उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। हमारे लोअर ऑर्डर हम्म। बैटर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, साझेदारियां हो नहीं पा रही हैं, और अचानक जो है वो टीम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। तो ये हम लोगों ने इस टेस्ट मैच में भी देखा था, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, ये हम लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी देखा। तो ये बहुत हम्म। बड़ी समस्या है जिसका हल ढूंढना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। भारतीय प्लेयर्स को देखिए, सिलेक्टर जी। और कोच तो मैदान के बाहर ही आपको मदद कर सकते हैं ना, अंत में तो ये निर्भर करता है हम्म। खिलाड़ी के एप्लीकेशन के ऊपर भी, जो हमें इस टेस्ट मैच में नजर नहीं आया। लेकिन एक बात तो सभा भाई मानेंगे कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें छू भी गई, जैसे शार्दुल ठाकुर का जो सिलेक्शन था, 3-3 ओवर के स्पेल कराना, पहले इनिंग से 6 ओवर गेंदबाजी कराना, फिर सेकेंड इनिंग्स में हालांकि उन्होंने 2 विकेट लिया लेकिन उनको बॉलिंग उतनी नहीं दी गई। क्या गंभीर और शुभमन गिल लग रहा है जैसे एक पेज पे नहीं है, ऐसा लग रहा है गिल को दे दिया गया, शुभमन गिल शार्दुल ठाकुर जबरदस्ती और उनसे गेंदबाजी कराई जा रही है ओवरऑल। और कोई कोई गंभीर जब से कोच बने हैं तो ग्राफ गिरा है, तो आदमी सवाल तो खड़ा करेगा ही गंभीर की रणनीतियों पे, और गंभीर जिस तरह की टीम से खिला रहे हैं। अब हर्षित राणा को टीम के साथ जोड़ा, अगले मैच उन्होंने हटा दिया, ऑलरेडी इतने पेस बॉलर है टीम के साथ। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला भी चल रहा है टीम के साथ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए राजीव। एक नया कप्तान आपने जी। चुना है, उसको तो आपको फ्रीडम देना होगा ना अपनी टीम पिक करने के लिए। जी। तभी तो वो आगे टीम को लेकर जाएगा। ये कोच का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, कई बार हम लोग कोच के इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, पर अंत में हम्म। ये जो टीम है, शुभमन गिल की टीम है, उन्हीं को लीड करना होगा, क्योंकि अंत में सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे। बल्लेबाजी भले ही आपने बहुत जी। अच्छी की है, जो कि शानदार रही है बल्लेबाजी, तो आगाज जो है एक टेस्ट बैटर के रूप में, कप्तान के रूप में बहुत ही अच्छा रहा है बल्लेबाजी के तौर पे। पर उसके अलावा जो हम्म। आपने टीम को का चयन किया है, ये पता नहीं मेरी आपसे बात हुई थी कि नहीं, ये टेस्ट मैच के पहले मुझे तो बहुत ही नहीं स्ट्रांग जी नहीं। व्यूज थे जिस तरह का 11 होना जी। चाहिए था। मुझे हमेशा ही लगता था कि भारत को नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहिए था 11 में। अब आप सोच लीजिए उस खिलाड़ी की हालत। इसके पहले टेस्ट मैच हम लोगों ने कहाँ हम्म। खेले हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पे आपके जो रेगुलर बैटर्स थे, उन्होंने शतक लगाया नहीं था, इस यंगस्टर ने शतक लगाया हम्म। था। अब आपने उसके बाद जो श्रृंखला हुई है वहां पर आप उसको भूल गए, आप उसको खिलाए नहीं है, तो हम्म। उसके विश्वास को कितना ज्यादा ठेस पहुंची होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। तो ये एक तो वो हम्म। बात ये हो गई। दूसरी बात ये, मुझे ये लगता है ना कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों जिस तरह के टीम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, वो बीच मझधार में है। वो चाहते हैं कि अपनी हाँ। बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाए और गेंदबाजी भी मजबूत हो जाए। ऐसे होने वाला नहीं है। आपको बहुत हम्म। जरूरी है कि बैलेंस ढूंढना। आपके पास अगर 4 रेगुलर बॉलर्स हैं, अटैकिंग बॉलर्स हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो फिर आप बैटिंग ऑलराउंडर के साथ आप खेल सकते हैं ना, तो आपकी बल्लेबाजी लंबी जी। हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या किया क्या, नंबर 5 पे आपके लिए ऋषभ पंत आ रहे हैं, नंबर 6 पर करुण नायर आ रहे हैं, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा आ रहे हैं, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं। इतनी लंबी वो इतने सारे बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपकी जरूरत है नहीं इस टीम में। हम्म। आपको सिर्फ एक बैटिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, उसके अलावा आपको 4 जेन्युइन बॉलर्स की जरूरत है जो आपके लिए विकेट ला के दें। क्योंकि इंग्लैंड में मैचेस जीतने के लिए, और सालों साल से हम लोग बोलते आ रहे हैं ना, कि आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो आपको 20 विकेट ला के दें। आपको हम्म। ऐसे बॉलर नहीं चाहिए जो 3 आपके जेन्युइन बॉलर्स हैं और 2 आपके पास ऑलराउंडर्स हों। मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की बॉलिंग कॉम्बिनेशन की जरूरत है, तो परिवर्तन की जरूरत है राजीव। मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी को खिलाना बहुत जरूरी है, जो नंबर 7 पर आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और मैंने इस टेस्ट मैच के पहले भी कहा था कि आपको कुलदीप यादव को खिलाना होगा। अगर आप 3 पेस बिल्कुल। बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं जो कि पेस बॉलिंग भी कर सकता है, तो बहुत जरूरी है कि आप कुलदीप यादव को खिलाएं। और ये पता नहीं क्यों चेंज जी। करता, या फिर टीम चेंज करता तो नहीं, टीम मैनेजमेंट ये भूल जाती है कि कुलदीप यादव ने जो इंग्लैंड के विरुद्ध होम सीरीज में गेंदबाजी की थी वो लाजवाब रही थी। हम्म। अच्छे विकेटों पे उन्होंने पूरे सीरीज में 17 विकेट लिया था राजीव। तो ये बिल्कुल। क्या इससे क्या क्या हमें नजर आ रहा है कि कुलदीप क्या ये यादव की डरा? गेंदबाजी उनको समझ में नहीं आ रही है। उनको खिलाइए ना आप, वो बॉलिंग ऑप्शन है जी। आपके लिए, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके लिए। सो भाई क्या डरा हुआ सिलेक्शन लगता है टीम मैनेजमेंट हम्म। का, कि या बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर या खिला रहे हैं जहाँ पे या बैकअप ले लें? जब जो काम 6 बल्लेबाज नहीं करेंगे वो सातवां क्या करेगा, मेरा तो ये हमेशा सवाल रहता है। हाँ और हाँ जो काम हाँ। चार चार गेंदबाज नहीं करेंगे वो पांचवा क्या करेगा?
तो या एक डरी हुई सिलेक्शन पॉलिसी लग रही है आपको, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अब इंग्लैंड। हाँ, सही कह रहे हैं आप राजीव, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने कहा जी ना कि ऐसा लगता है कि वो सोच में ना थोड़ा बहुत वो डाउट है कि हम किस तरह से लेके जाएं। जी एक तो नई टीम है, अच्छा मैं अपनी बल्लेबाजी थोड़ी और मजबूत कर देता हूँ, पहले टेस्ट मैच देख लेते हैं। ऐसे होने वाला नहीं है ये काम। यहाँ पे आपको बहुत जल्दी स्ट्रांग डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि आप जब आपको टीम बिल्ड कर रही है ना, करनी है, तो शुभमन गिल को एक जी विजन के साथ मैदान में उतरना होगा। अब अच्छी बात क्या रही है इंडिया के लिए कि आपका टॉप ऑर्डर रन्स बना रहा है। तो जी टॉप ऑर्डर अगर रन बना रहा है तो फिर लोअर ऑर्डर कुछ हद तक अगर कंट्रीब्यूट कर देगा तो टीम में और ज्यादा मजबूती आ जाएगी। हम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड की भी एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। वो भी तो एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग ट्रांजिशन से गुजर रही है, उसी प्रकार से इंग्लैंड की बॉलिंग भी तो ट्रांजिशन से गुजर रही है। तो फिर मामला जो है वो बराबरी का ही है। वो अंत में निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा एप्लीकेशन, किस एकाग्रता के साथ मैदान में उतरते हैं। आपने कैचेस कितने छोड़े, 7 या 8 कैचेस आपने छोड़ दिए, और उन जी कंडीशंस में आप अपने टॉप बॉलर का कैच छोड़ेंगे तो फिर वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा राजीव। और यही हुआ था पहले टेस्ट जी मैच में। बिल्कुल। और सभा भाई, एक सवाल और ध्यान में आता है कि रविंद्र जडेजा का बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। अब क्या उनके उनके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है कि वो बहुत बेहतरीन फील्डर है और बॉलिंग में कोई कंट्रीब्यूशन उनका आता नहीं है। इतनी तेज तेज गेंदबाजी की, मैं खुद था लीड्स में और रवि भाई मेरे बगल में खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि रिवर्स स्वीप रोकने का क्या तरीका है। बोले आप बॉल पहुंचाओ ही मत बैट्समैन तक। कह रहा हम लोग के टाइम में कम खेला जाता था रिवर्स स्वीप, लेकिन अभी ये लोग मास्टर ही कर चुके हैं रिवर्स स्वीप में। तो इसका काट यही है कि आप बाउंड्री पे 2 फील्डर लगाए। चलिए कप्तान और ने एक बड़ी गलती की, इतना 70-80 रन लीक कर दिए रिवर्स स्वीप पे। एक तो रिवर्स स्वीप को हम रोक नहीं पा रहे सालों साल से, जितने भी कोच आए चाहे बॉलर्स आ जाएं। दूसरा, रविंद्र जडेजा की जगह आप कितनी आप देख रहे हैं, क्या एक और रिटायरमेंट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं सीरीज के बाद? रिटायरमेंट तो नहीं अभी राजीव, क्योंकि होम सीरीज जी में रविंद्र जडेजा की जरूरत बहुत ज्यादा है इस समय भी हमारे। मैंने कई सारे यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को नहीं तो देखा है कि सभा भाई, बल्लेबाजी में ही क्यों चेंज होना है भाई? हमारे पास साई किशोर है, हर्ष दुबे है, आप उनको कब खिलाएंगे? मुझे तो नहीं लगता नहीं है इंडिया में उनसे बढ़िया लेफ्ट आर्म है नहीं आज की डेट में साई किशोर से। नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी हम बात करें इंग्लैंड में, इसीलिए मैंने कुलदीप यादव की बात उठाई है ना। आपके पास एक अच्छा ठीक जेन्युइन ठीक। विकेट टेकिंग बॉलर है तो फिर आप उसको जी खिलाइए। आप क्यों एग्जैक्टली। रविंद्र जडेजा के साथ आप 11 में आप 11 में उनको इंक्लूड कर रहे हैं, जो आपको मालूम है कि हम्म। रविंद्र जडेजा आपको फोर्थ बॉलर किस तरह का चाहिए राजीव। फोर्थ बॉलर आपको ऐसा चाहिए ना जो पहले दिन भी आपको विकेट ला के दे। अब और इंग्लैंड लंबे के स्पेल डाले। शोएब बशीर जी ने आपको विकेट ला के दिया ना, कितनी अच्छी गेंदबाजी की, जी वही बॉल को ड्रिफ्ट कराया, बॉल में कर्व आ रहा था, गिरने के बाद वो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। तो फिर आपको ऐसा हम्म बॉलर चाहिए ना जो हेल्प करे आपके टॉप 3 बॉलर्स को, जो जो अच्छा स्पेल डाल सके, जहां पर बैटर जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये भी बॉलर मेरा विकेट ले सकता है। इसीलिए हम्म मेरा ये मानना है कि आपको जेन्युइन स्पिनर की जरूरत है। आपको बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है इस समय। अगर बॉलिंग ऑलराउंडर हम्म अच्छे क्वालिटी का हो जो इन कंडीशन में विकेट ले सकता है तो अलग बात है। पर रविंद्र हम्म, जडेजा के पास वो स्किल है, पर इन कंडीशंस के लिए वो स्किल नहीं है। तो अब जी क्या परिवर्तन होगा टेस्ट सीरीज के बाद, वो तो अलग चर्चा का मुद्दा होगा राजीव। पर इस समय आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं टीम में, स्क्वाड में। जी। आपके पास कुलदीप यादव है, आप उनको खिलाइए। अगर हम्म आप उनको नहीं खिलाना चाह रहे हैं तो फिर आप वॉशी सुंदर है टीम में, उनको खिलाइए। पर मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर से पहले आपको कुलदीप यादव को मौका देना होगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल। मैच विनिंग बॉलर है, वो मैच विनिंग बॉलर साबित हो सकता है। फिर सभा भाई, लेकिन ब्रेन डकेट को आप कैसे रोकेंगे? और ये सालों साल से हिस्ट्री चली आ रही है। अच्छा लेफ्ट हैंडर है, आपके लिए ऐसा वो कहते हैं ना एक नासूर सा बन जाता है। अब उसको उसका कोई इलाज ही नहीं ढूंढ पाते हैं। अब जिस तरह के रिवर्स, बस 6 की 6 बॉलें रिवर्स स्वीप मारना, ये दिखाता है कि आपकी बॉलिंग के साथ वो खेल रहे थे बेसिकली। और जिस तरह के पुल शॉट उन्होंने खेले, 2 शॉट्स ऐसे थे जिनका कोई तोड़ ही नहीं था। हमने बाउंसर तो खैर चलिए यूज ही नहीं किया सेकेंड इनिंग्स में। ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी की वो थी, भूल थी। कैसे आप देख रहे हैं बेन डकेट हो या बेन स्टोक्स हो, इनके रिवर्स स्वीप को आप कैसे रोकेंगे अगले 4 टेस्ट मैच में? देखिए, बेन डकेट और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की शैली में ना एक चीज साफ नजर आती है राजीव, कि वो हम्म हमेशा दबाव जो है वो बॉलर के ऊपर डालना चाहते हैं। ये कहना हम्म आसान है, पर इस पे अमल कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक हम्म बहुत ही सरल सा उपाय ढूंढा है कि जितना कम से कम आप मेडन ओवर्स खेलेंगे, उसी में आपकी टीम की भलाई है और एक बैटर की भी भलाई है। तो एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपको बताता हूं कि ओवरऑल जो बल्लेबाजी की है इंग्लैंड ने ना, उसमें पहली पारी में भी और दूसरी पारी में, दोनों पारी को मिला लेंगे, उसमें सिर्फ 10% जो है ओवर्स, वो मेडन ओवर्स खेले हैं इंग्लैंड ने।
हम्म। और भारत ने करीब दोनों पारियों में मिला के करीब 18 से 19% खेले हैं, क्योंकि भारत की भी बल्लेबाजी काफी अच्छी हुई थी। उनका भी सामना हम्म। एक एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के सामने हो रहा था, पर टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी की थी। तो ये क्या दर्शाता है कि चाहे आप पेस बॉलर्स के सामने खेल रहे हो या स्पिनर्स के सामने खेल रहे हो, उसमें इंग्लैंड की तरफ से यही सोच रहती है कि कम से कम आपको मेडन ओवर खेलना है, तो स्ट्राइक को रोटेट जी। करना बहुत जरूरी है। और ये इसकी जो शुरुआत है ना, वो बेन डकेट करते हैं और जैक क्रॉली करते हैं, बहुत हद तक हम्म। बेन डकेट ये माना जा रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में ना वो बेस्ट बैटर हैं, ओपनिंग बैटर हैं स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। क्योंकि क्योंकि उनके हम्म। उनके अंदर वो कन्वेंशनल स्वीप भी खेल सकते हैं, वो रिवर्स भी खेलते हैं। कल तो उन्होंने इस टेस्ट मैच पर उन्होंने रिवर्स स्लॉग स्वीप खेला है। इसके पहले हाँ, मैंने छक्का किसी भी गया बैटर को जो। रिवर्स स्लॉक स्वीप खेलते हुए देखा नहीं है। फिर वो फाइन हम्म। स्वीप खेल सकते हैं, फिर वो स्कूप खेल सकते हैं। तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं बॉलर को लेंथ को बिगाड़ने के लिए, स्पिनर को लेंथ को बिगाड़ने के लिए। हम्म। और ये उन्होंने इस मैच में करके दिखाया ना। रविंद्र जडेजा जब भी वो फुटमार्क से बॉलिंग कर रहे थे, वो वाले एरिया को कवर करके वहां पर उन्होंने रिवर्स स्वीप किया या फिर कन्वेंशनल स्वीप हम्म। किया। तो एक बार आप वैसा करने लगते हैं ना, तो फिर बॉलर मजबूर हो जाता है अलग अलग फील्ड सजाने के लिए और अपने लेंथ को हम्म। चेंज करने के लिए। तो पूरी तरह से मुझे तो ऐसा लगा कि बेन डकेट ने डालने ही नहीं दी रविंद्र जाडेजा को, क्योंकि हर हाँ, बार कुछ ना एग्जैक्टली। कुछ होता आ रहा था हर ओवर में। तो इसका इसका जो विकल्प है आपको ढूंढना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। अब आप भी लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, अगर आपको बेन डकेट को बॉलिंग करना हो, जो इतना अच्छा स्वीप खेल रहा हो, इतना अच्छा रिवर्स स्वीप खेल रहा हो, तो क्या कीजिएगा आप? आपका मैं क्या मैं प्रयास होगा, कहाँ पे आप बॉल मैं डालेंगे सभा में उनको? थोड़ा बॉल एक तो धीमा डालूंगा। पहला चीज तो मैं पहुंचाऊंगा नहीं, ताकि थोड़े टॉपेज लगने के चांसेस हम्म। हो। और थोड़ा बॉल हवा में अगर रोक सकूं तो शायद रोक पाऊंगा, क्योंकि जब जब थोड़ा धीमा बॉल डाला गया उस विकेट पे, तब तक टॉपेज लगा और बेन स्टोक्स आउट हुए रिवर्स स्वीप पे। हम्म। तो हम्म। थोड़ा अगर आप हम्म। विकेट के पहले भी, मुझे लग रहा है एक ढर्रे की गेंदबाजी रवि जडेजा कर रहे थे ना, वो क्रीज का इस्तेमाल किया ना। बहुत से मैंने स्पिनर्स को देखा है, इवन मॉन्टी बनेसर है, ग्राहम स्टॉयन को मैंने ऑब्जर्व किया, जब भी इंग्लैंड में डालते हैं विकेट के पीछे से भी डाल देते हैं, एम्पायर के पास से डालते हैं हम्म। कोई कोई गेंद, ताकि हम्म। आपकी बॉल पहुंचे ना। तो ये हम्म। सारी चीजें, अगर इतना एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, हम सब तो कुछ भी नहीं खेले हैं। हम लोग को समझ आ रहा था बाहर से, तो बाहर मतलब फिर बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं। मोनी मौकल तो यॉर्कशायर से खेले भी हैं सब भाई, उनको तो ज्यादा पता होना चाहिए था कंडीशंस। क्या कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है आपको, एक बहुत बड़ा। बॉलर्स को नहीं पता है, कप्तान को नहीं पता है फील्ड क्या सेट करनी है। 70-80 रन लीक कर गए आपके रिवर्स स्वीप पे। एक फील्डर खड़ा हुआ था खाली स्क्वायर लेग पे, या डीप पॉइंट कह लें लेफ्ट हैंडर के लिए, वो तो चलिए स्वीप मार रहे थे, स्क्वायर लेग हो गया। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल लीड्स टेस्ट मैच में? मुझे तो लग रहा है सब कुछ एकदम बिखर सा गया, बैटिंग को छोड़ दे तो। ये जो आपने कहा है ना कि बॉल को और ज्यादा स्पिन कराने की जरूरत, थोड़ा और वेरिएशन की जरूरत है, हम्म। उसमें एक और मैं वेरिएशन ऐड करना चाहूंगा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या स्पिनर के लिए, कि बॉल को थोड़ी और आप ऊपर डाल दीजिए एज अ वेरिएशन। हाँ, ऊपर डाला, क्योंकि जब भी बैटर एग्जैक्टली जी। शेप करता है स्वीप करने के लिए ना, जैसे कि आपने कहा ना, बेन स्टोक्स कैसे आउट हुए कि बॉल बहुत ज्यादा ऊपर थी, वहां पर उन्होंने स्वीप हम्म। करने की कोशिश की, टॉपेज लग गया। तो ये एक वेरिएशन के रूप में ये भी आपके लिए एक अटैकिंग वेपन साबित हो सकता है। मुझे ये लग रहा है राजीव, कल जो टेस्ट मैच में हम लोगों ने शुभमन गिल की कप्तानी देखी, ये पहला हम्म। टेस्ट मैच है, उनको बहुत कुछ सीखने को है कि एक कप्तान के रूप में ना आप बॉल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, कि जहां हाँ, जहां बैटर हाँ। ने शॉट लगा रहा है वहां पे मैंने फील्डर लगाना शुरू कर दिया। तो फिर वो जो बॉलर है ना, वो प्लान कर नहीं सकता है। तो हम्म। वो एक कम्युनिकेशन का जो एरर है वो हमें देखने को मिला, कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि जब भी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो शुभमन गिल बॉल को फॉलो कर रहे थे। अब बेन डकेट ने स्वीप किया हम्म। तो एक आपने स्वीपर कवर लगा दिया पीछे दूसरी तरफ। अगर किसी ने फाइन स्वीप किया तो एक शॉर्ट फाइन लगा दिया। एक किसी ने कवर ड्राइव किया तो वहां पर आपने प्लग कर दिया। तो इस तरह से ना वो कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। फिर आप इस तरह से जी। बैटर के ऊपर दबाव डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि बैटर फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह ढूंढ लेता है रन बनाने के लिए। आपको सही प्रकार से स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पहले बनाने होते हैं, कि भाई जो भी हो जाए, अगर वो शॉट खेल भी रहा है, उसको चौका मिल रहा है ना, पर मैं अपने प्लान से हटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्लान है इस एरिया में बॉल डालने का। क्योंकि शॉट तो इस वजह से भी लगती है ना कि आपने गेंद गलत डाल दी है, आपने जो जी। प्लान बनाया है उसके मुताबिक आपने लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की नहीं, इसी वजह से तो आपकी पिटाई हो रही है। तो टैक्टिक्स बनाइए, प्लान बनाइए, और उस पर कुछ देर तक आप डटे रहिए। थोड़ा और अटैक करने की जरूरत है। अब फोर्थ इनिंग्स में हम्म। एक और चीज मुझे बहुत ही अजीब लगी, कि ऐसे विकेट में जहां पर थोड़ा बहुत डिविएशन हो रहा था, बॉल थोड़ी हिल रही थी, वहां पर कितना जल्दी आपने सिर्फ एक स्लिप ही लगाई और छोड़ दिया। और फिर एक जी। वाइड गली है, और वो एक स्लिप भी है, वो भी बहुत ज्यादा वाइड है। अरे भाई, अगर कोई बॉलर राउंड द स्टंप्स बॉल डाल रहा है, ये तो कॉमन सेंस है ना राजीव, कि राउंड द स्टंप्स अगर एंगल से बॉल आ रही है, तो बाहरी किनारा अगर लगेगा, तो बॉल जो है, वो जो एज जो है वो फाइन जाएगा।
वो फाइन सेकंड जाएगा स्लिप और बिल्कुल। थर्ड स्लिप पे जाना जाने वाला नहीं है। वो तो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के पास जाने वाला, तो वहां पर आपको खिलाड़ी रखना चाहिए था। शुभमन ने गिल ने क्या किया, उन्होंने थर्ड स्लिप या सेकंड और थर्ड स्लिप के हम्म, बीच में एक फील्डर रखा और एक गली रखा, तो उससे कोई मायने बनता नहीं है ना। जिस तरह से जी अब तो ये सारी बातें हैं, ये थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है शुभमन गिल को जी। इन इस कैप्टेंसी, राजीव। आखिरी दो सवाल था भाई। एक तो ऋषभ पंत के बारे में आप हमेशा कहते थे कि फ्यूचर कैप्टन के तौर पे मैं इनको देखता हूँ, और वो आप चाहते थे कि इंग्लैंड दौरे पे वो कैप्टन हो, और हमेशा आपने बहुत स्ट्रांगली बैक किया। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने दोनों इनिंग्स भी की है टेस्ट क्रिकेट में, कैसे आप देखते हैं उनको इन फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आप उनको देख रहे हैं? क्या विराट की जगह अगला पोस्टर बॉय की बात यहाँ बहुत हो रही है इंग्लैंड में? एक तो उनके बारे में एक एक रिएक्शन आपका, के राहुल ने जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की, मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स मैंने देखी है, बड़ी क्लोजली, इतनी टेक्निकली साउंड बैटिंग करी। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल, जायसवाल बैटिंग में तो अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग में इतना लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन के साथ क्या आप सरवाइव करने की स्थिति में होंगे आने वाले मैचेस में? क्योंकि सिर्फ रन बनाना ही आपका काम नहीं है। ऋषभ पंत जी अब तो मुझे लगता है कि सबसे और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए। क्योंकि मुझे हमेशा से ही लगता है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह का उनका अप्रोच रहता है टेस्ट क्रिकेट में, ये ऐसा खिलाड़ी है जो लोगों को मैदान पर लेके आएगा। जो स्पेक्टेटर्स इनको देखने के लिए टेस्ट मैचेस में आएंगे, और ये मुझे लगता है कि आने वाले टेस्ट मैचेस में भी हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो जहां तक कि वो ब्रांड एम्बेसडर की बात हो गई, पोस्टर बॉय की बात हो गई, तो वो ऋषभ पंत बन चुके हैं। अब इंग्लैंड की तरफ से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक्स एक और ऐसे प्लेयर है जो जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। हम्म, तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ना, ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपील रहेंगे, अट्रैक्शन रहेंगे क्रिकेट फैंस के लिए। और इनको लोग टेस्ट मैचेस में देखने के लिए दूर दूर से आएंगे। जी और मेरे ख्याल में आने वाले समय में ना, ये WTC साइकिल जो हो रहा है राजीव, इसमें ऋषभ पंत का भारत के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एक बैटर के रूप में, एक विकेट कीपर के रूप में और एक वाइस कप्तान के रूप में, कि उनके ब्रेन्स को पिक करना बहुत जरूरी होगा इंडियन टीम जी मैनेजमेंट को बढ़ने के लिए और सक्सेस हासिल करने के लिए। KL राहुल शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। और उम्मीद यही है, और ये वो एक परेशानी रही है KL राहुल के साथ राजीव, आपको भी याद होगा कि जी उनका जो शुरुआत रहता है इस प्रकार की कंडीशन में काफी अच्छा रहता है। फिर वो निरंतरता जो जो आनी चाहिए, जिसकी उम्मीद हम लोग लगा के रखते हैं, और वो एक तरह से गायब हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है KL राहुल के लिए। इतनी अच्छी शुरुआत उनको मिली है, इसको और आगे लेकर जाएं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें। क्योंकि आप बताइए, जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन ऐसा बैटर है जो 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका हो और उसका औसत जो है वो 40 से नीचे है? ये क्या जी रिफ्लेक्ट करता है कि अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट के हिसाब से KL राहुल ने उस हिसाब से रन्स बनाए नहीं है। पर वो पुरानी बात हो गई, ये एक नया सिलसिला अब KL राहुल शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस समय इस टीम में ना तो रोहित शर्मा है, ना तो विराट कोहली। अब है सबसे अनुभवी बैटर वो है KL राहुल, जो अब सही समय उनका आ गया है कि अपने आप को फिर से असर्ट करने का, अपने बैटिंग एवरेज को बढ़ाने का और अपने बल्लेबाजी में निरंतरता लाने का। जी जायसवाल बहुत ही प्रभावित किया एक बैटर के रूप में। आने वाले समय में उनकी भी आवश्यकता होगी। पर हाँ, ना ही केवल जायसवाल, राजीव, पर अन्य फील्डर्स को भी बहुत मेहनत करनी होगी यहाँ पे। इस तरह के कैचेस हम्म, आप छोड़ नहीं सकते हैं। और जायसवाल, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पहले जो करीब 16 कैचेस या 17 कैचेस उनको उनके पास आए थे टेस्ट क्रिकेट में, उसमें से उन्होंने 15 कैचेस पकड़े थे। ये पिछले 10 में से या 12 में से उन्होंने 6 या 7 कैचेस ड्रॉप कर दिए हैं। तो हाँ, कहीं ना ये कहीं सिलसिला कुछ ना कुछ तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। एकाग्रता की कमी आ रही है ना। या तो वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर अलग अलग प्रकार से सिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं कंडीशंस को। तो यहाँ पर जो फील्डिंग कोच है उनको मेहनत करनी होगी, T. दिलीप को। हम्म, और मुझे लगा जो कैच छोड़ा उन्होंने गली में, वहां पर तकनीक भी सही नहीं है। अगर कंडीशन इस तरह के हैं जहां पर बॉल क्लाइंब कर रही है, तो जरूरी है कि आपका जो हाथ जो है ना, वहाँ फिंगर्स जो है वो स्काई की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, स्काई की ना तरफ जी। तो साइडवेज। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉल तो क्लाइंब कर रही है हम्म, ना। अगर आप यहाँ पे हाथ एग्जैक्टली। रखेंगे तब तो आसानी से आप बाउंस को ध्यान में रखकर आप कैच पकड़ सकते हैं। जिस तरह से करुण नायर ने कैच पकड़ा था फर्स्ट स्लिप में, देखा उन्होंने बैठे हुए थे, लो पकड़ा उन्होंने, और उनके जो फिंगर्स हैं वो स्काई की तरफ पॉइंट कर रहे थे। हम्म। सो भाई आखिरी सवाल, क्योंकि लीड्स में जब मैच खत्म हुआ, तमाम फैंस से मैंने बात की वहां पे, और सब बड़े निराश थे, और सबका जो प्रिडिक्शन था, कोई 4-1 कह रहा है, कोई 5-0 से कह रहा है कि ये टीम सरवाइव नहीं कर सकती है, भारतीय टीम। और जैसा कि खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे क्योंकि वर्कलोड उनका मैनेज करना है। विदाउट जसप्रीत बुमराह आपको लग रहा है सीरीज में वापसी भारतीय टीम कर सकती है?
जो परफॉर्मेंस आपने पहले टेस्ट मैच में देखा, क्योंकि पर्थ में हम जीते, ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद सीरीज हार गए थे, यहाँ तो हार से ही शुरुआत हो गई है। बहुत कठिन होगा राजीव। और एक और बात है कि यहाँ पर हम ना सिर्फ बुमराह के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते विकेट लेने के लिए और टेस्ट मैच बिल्कुल। जिताने के लिए। मेरे ख्याल में बुमराह और टीम मैनेजमेंट तो विकेट को देख कर डिसाइड करेंगे कि बुमराह को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। होपफुली हम्म। ये जो बर्मिंगम, जो दूसरा टेस्ट मैच जो कहाँ है, ये तो बर्मिंगम में होने वाला है ना, बर्मिंघम एजबास्टन में में। एडजस्टन। हाँ वहां पे वो भी थोड़ा नॉर्थ रहेगा, वहां पे थोड़े कंडीशंस फेवरेबल रहेंगे पेस बॉलर्स के लिए। तो होपफुली बुमराह को वहां पे खेलना चाहिए और उन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट हम्म। करना चाहिए। पर मुझे हमेशा लगता है कि आपको जो आपके जो दूसरे पेस बॉलर्स हैं उनको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा के पास हम्म। वो एबिलिटी है, पर मोहम्मद सिराज ने हालांकि दूसरे पारी में लेकिन उनके मैं स्पेल्स काफी सभा अच्छे इसी पे रहे आ रहा थे। था, क्योंकि आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया। मैं सिराज को ऑस्ट्रेलिया में भी फॉलो कर रहा था, मैं इंग्लैंड में भी उनका दोनों स्पेल देखा है, दोनों इनिंग्स में। वो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है सभा भाई। टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको मेहनत करने की जरूरत, जो हम मेरा ऑब्जर्वेशन है। अर्शदीप एक एक अच्छा ऑप्शन है, एक लेफ्ट आर्म सीमर है, और इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब क्या रीजन है कि आप मोहम्मद सिराज को खिलाए जा रहे हाँ, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों की जो लाइन हैं। और जी। लेंथ जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे नजर आई नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भारत तरुण के साथ कमेंट्री कर रहा था राजीव, उन्होंने भी यही हम्म। कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा की और मोहम्मद सिराज की एक ही जो बहुत बड़ी कमी है वो ये है कि वो जो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ मेंटेन करनी चाहिए ना, वो मेंटेन कर नहीं पाते हैं। जी। बुमराह क्यों अलग है? क्योंकि वो बहुत कम लूज बॉल्स देते हैं, उनकी एक्यूरेसी 100% है। वहां पर बैटर को कुछ अलग सोचना पड़ता है उनके लाइन को बिगाड़ने के लिए। यहाँ पर तो खुद ही हम्म। लाइन बिगड़ जाती है। आप छह की छह जी। गेंद एक जगह पर डाल नहीं सकते हैं ऐसे कंडीशन में जो आपको मदद कर रहे हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा ट्राई करने की जरूरत है नहीं ना। और ये दोनों के दोनों हम्म। पेस बॉलर्स ने वही किया पहले टेस्ट मैच में। जब तक कि आप इंग्लैंड में उस कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे, आप दबाव बढ़ा ही नहीं सकते हैं बैटर के ऊपर, क्योंकि बैटर तो हम्म। हमेशा तैयार है ना रन बनाने के लिए। खास करके ये इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है, तो बहुत आवश्यक रहेगा कि अगर आपको चेंज करना है, मेरे ख्याल में कंडीशंस अगर फेवरेबल रहेंगे तो फिर अर्शदीप को खिलाना बनता है। और आकाशदीप जी। भी एक खराब विकल्प नहीं है राजीव। बिल्कुल आकाशदीप ने बिल्कुल। होम कंडीशन में न्यूजीलैंड के खिलाफ हर बार नई गेंद के साथ उन्होंने विकेट लेके दिया है। तो हम उन पर विश्वास जी। क्यों नहीं दिखा रहे, उनको टीम में क्यों रखा गया है? तो फिर इन सब जी। चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा अगर आपको आने वाले टेस्ट मैच जीतने हैं तो। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू राजीव। इंग्लैंड या लंदन की बात करें, तो यहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है, और हवा के साथ मौसम बदलता रहता है। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि लीड्स में जो मौसम था, या संकट के जो बादल भारतीय टीम पे छाए, जब बर्मिंघम भारतीय टीम पहुंचे, तो ये बादल छट जाएं और एक ऐसी हवा चले जो हमें कम से कम अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और जहां से भारतीय हम्म। टीम इस सीरीज में वापसी करती नजर आए, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे थैंक साथ यू। जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव।